गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ये टॉपिक है आपका सेल। हाँ, सेल जो टॉपिक है सेल, चलिए इस विषय में पढ़ रहे थे। तो उसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक यह कोशिका का विकसित होता है, इसमें केंद्र का विकसित होता है। यूकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक मतलब होता है एक कोशिका में अंतर देखिए। पर प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं यह कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रक क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। राइबोसोम जो 70S प्रकार का होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि राइबोसोम 80S प्रकार का होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक यौगिक कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होता है। उदाहरण देख लीजिए, तो इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन तंत्र एक झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण पौधे और जीव। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक में कोशिका में पौधे और जीव, पौधे और जीव। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर। देखिए इसमें दिया कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका या सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी तो वर्गीकरण का कहलाता है, तो ये हो जाएगा साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी है ये कोशिका अध्ययन, वैज्ञानिक जो कोशिका अध्ययन है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। फिर उसका अध्ययन किया जाता है। और किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 कोशिका की खोज की। ब्रिटिश वैज्ञानिक 1665 में, तो रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की 1674 में। और इसके बाद जो फ्लेमिंग थे इंसुलिन की खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन जो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने केंद्र की खोज की थी। फ्लेमिंग इंसुलिन, रॉबर्ट हुक। कोशिका सेल वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक 1665 कोशिका खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अंतःप्रदेवी इंडोप्लाज्मिक किस सतह की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। किस उपस्थिति के कारण जो अंतःप्रदेवी है इंडोप्लाज्मिक सतह इसकी खुरदरी होती है। गोल्जी का, लवक, लैंडकॉय, राइबोसोम की। अंतःप्रदेवी जाल का इंडोप्लाज्मिक सतह की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। सतह की उपस्थिति के कारण कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो किसके कारण, तो लैंडकॉय या राइबोसोम के कारण। गोल्जी का परिवहन करता है, तो इसे प्रबंधक कहते हैं। लवक जो के पादपों में पाया जाता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन पाया जाता है, कोशिका के किस हिस्से में, रेटिकुलम, राइबोसोम और गोल्जी एक्सप्रेस लाइसोसोम। रेटिकुलम, रेटिकुलम। तो कोशिका किस हिस्से प्रोटीन पाया जाता है, रेटिकुलम। निम्नलिखित में किस कोशिका के अंग को कोशिका के आत्मघाती या थैली या सुसाइड बैग कहता है। थैली या सुसाइड बैग। तो अंतःप्रदेवी इंडोप्लाज्मिक की सतह पर उपस्थिति के कारण यह खुरदरी होती है। किसकी उपस्थिति का, तो राइबोसोम। और कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो रेटिकुलम। निम्न से किस कोशिका का अंग कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड से भरा। कोशिका में किस हिस्से में प्रोटीन पाया जाता है, रेटिकुलम को। अंतःप्रदेवी जाल का सतह की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है, राइबोसोम। निम्नलिखित से किस कोशिका अंग को कोशिका के आत्मघात थैली या सुसाइड बैग कहते हैं, राइबोसोम। निम्नलिखित में किसको कोशिका का शक्ति गृह, पावर प्लांट, पावर हाउस, शक्ति गृह।
तो कोशिका शक्तिगृह या पावर प्लांट या पावर हाउस भी क्या होता है? शुद्ध कणिका माइटोकॉन्ड्रिया। सही। इनमें से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग बस पादप कोशिकांग पाई जाती है? होती है तो केवल पादप कोशिकांग तो लाइसोसोम दोनों में, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, प्लास्टिड लवक ये दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, बस ये नहीं पाया जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों पाया जाता है। निम्न से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो केंद्रक। कौन है? केंद्रक। प्लाज्मा एक अवस्था है और लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली या बैग कहते हैं, और सुसाइड में कोशिका का शक्तिगृह या पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है। तो सूतरकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को, सूतरकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने 1858 का शायद नामकरण किया था, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। कोशिकांग किसमें होता है? केवल पादप कोशिका में। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है? प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली ये दोनों में पाया जाता है। निम्न में कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? तो केंद्रक। नियंत्रक केंद्र। एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिका बनाती है, इसी कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है? तो कोशिका विभाजन इसलिए जरूरी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए, रिप्रोडक्शन प्रजनन के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। देखिए कोशिका, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। कोशिका से पहले कोशिका होती है, फिर एक ऊतक ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कई कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती हैं, पहले कोशिका होती है, फिर उसके बाद अंग बनेगा, अंग के बाद आपका अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद तब जाकर जीव बनता है। कोशिका होती है, फिर ऊतक बनता है, कई सेल कई कोशिका मिलकर टिश्यू या ऊतक बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ऊतक बनता है, फिर ऊतक से अंग बनता है, ऑर्गन्स, अंग तंत्र बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं, कई अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम और जीव, तब ऑर्गेनिज्म जीव का निर्माण होता है। तो पहले कोशिका, फिर ऊतक बना, फिर अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र के बाद जाकर जीव। देखिए कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में कैसे होता है? पहले जो मातृ कोशिका होती है, मातृ कोशिका इसे मदर सेल कहते हैं, जब इसी दो पार्ट में होती है, एक डॉटर सेल और एक डॉटर सेल कहलाती है, जो संतति कोशिकाएं कहलाती है हिंदी में। मातृ कोशिकाएं मदर सेल, इसे डॉटर सेल और संतति कोशिकाएं। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में वीर चाव ने देखा। किसने देखा? वीर। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 में वीर चाव ने देखा। नई कोशिकाएं पहले मौजूद कोशिकाओं से बनती, तो ओमनिस सेलुला से नई कोशिकाओं से पहले मौजूद कोशिकाओं से बनती है। नई कोशिकाएं जो पहले से मौजूद हैं कोशिकाएं उनसे बनती हैं, जैसे पेरेंट सेल मातृ कोशिका, पेरेंट सेल मातृ कोशिका, इनके देखिए डॉटर सेल कहते हैं, इनसे जो बनने वाले संयुक्त को डॉटर सेल कहते हैं। तो इसकी ये पूछा जाएगा कोशिका विभाजन किसने खोज किया है? तो 1855 में। कब की? 1855 में। किसने की? वीर चाव ने किया था। किसने? वीर चाव ने। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन किसने किया? 1855 में वीर चाव जी ने किया है कोशिका विभाजन की खोज। तो असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। ये 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। कोशिका 3 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कोशिका 3 प्रकार की होती है। असूत्री विभाजन, इसे क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन को अमीटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन को मीटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं मियोसिस डिवीजन। असूत्री विभाजन क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक, पैरासीरियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव
हैं, तो ये असूत्री विभाजन होता है, इसमें सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन जिसमें पाया जाता है माइटोसिस डिवीजन, तो काय कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके बाद शरीर काय कोशिकाओं में पाया जाता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस डिवीजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। अमीबा, पैरामीशियम तथा प्रोटोजोआ में होता है। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस डिवीजन, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, अमीबा या प्रोटोजोआ में। तो इसमें पहले तो जीवाणु, नीलहरी शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। इसमें केंद्रक सबसे लंबा होता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग दो भागों में अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचाता है। तो समसूत्री विभाजन देखिए, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। वाल्थेर फ्लेमिंग ने, कहाँ के हैं, जर्मन के हैं, जीव वैज्ञानिक हैं। समसूत्री विभाजन प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले उन्होंने ही 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया इस प्रक्रिया को 1882 में ही वाल्थेर फ्लेमिंग ने। यह विभाजन काय कोशिकाओं सोमेटिक सेल में होता है। कार्य इनका क्या होता है, समसूत्री विभाजन का, यह घाव भरने का कार्य करता है। यह कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है, घाव भरने में कार्य करता है। इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका को मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाएं डाटर सेल का निर्माण होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रत्येक पुत्री कोशिका जो डाटर सेल हैं की संख्या में मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। जैसे गुणसूत्र 46 दिया है, तो इसके डॉटर सेल में भी कितने 46 गुणसूत्र होंगे। तो जय हिंद जय भारत। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और अपने प्रतिक्रिया को कमेंट्स बॉक्स में जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।